केमिस्ट्री हमारा। और आज हम करेंगे दो तीन शानदार टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा हमारा एसिड रेन। ओके। उसके बाद हम करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। उसके बाद हम करेंगे बेसल कन्वेंशन। उसके बाद हम करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। और उसके बाद करेंगे यूएनटीसीडी। ये आज का हमारा टारगेट है बच्चा, सारा पूरा करेंगे हम। थोड़ा सा हिम्मत दिखाना आप। 6 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो कल की क्लास की भी भरपाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर आर्कियोजोई कालखंड में जलवाष्प प्रचुर मात्रा में थी, बिना ऑक्सीजन के कैसे? मतलब बिना ऑक्सीजन से कैसे, क्या मतलब है? ठीक है, मतलब पूछना क्या चाहते हो बच्चा? बिना ऑक्सीजन के कैसे, मतलब जलवाष्प बिना ऑक्सीजन के कैसे? आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा? एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वो ज्योग्राफी का विषय है बच्चा। ऑक्सीजन कैसे आई वो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे ज्योग्राफी वाले टीचर, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ है। आज का जो वर्तमान वायुमंडल है ना, एक बार के में नहीं बना बच्चा। 3 स्टेजेस आई थी हमारे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो उन तीनों स्टेजेस में हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे चेंजेस आए, किस तरीके से गैसेज आई, वो पूरी कहानी है उसमें बच्चा, ज्योग्राफी में। ओके। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा अम्ल वर्षा। आपने नाम सुना होगा, अम्ल वर्षा। व्हाट इज दिस अम्ल वर्षा? अम्ल वर्षा क्या है भाई? देखो, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर हम बहुत सारे बच्चा जो गैसें है वो रिलीज करते रहते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी आपका वाटर वेपर है, आर्द्रता है। तो यदि आप समझो, यदि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर आपके एटमॉस्फेयर में चले जाए और एटमॉस्फेयर में पहले से उपलब्ध जो आर्द्रता है जिसको आप जलवाष्प बोलते हो, उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन कर ले, तो उससे वो जो जल है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय नेचर का, मतलब उसका जो पीएच वैल्यू है वो अम्लीय हो जाता है। और फिर जब वो पृथ्वी पर वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती है तो उसको हम नॉर्मल रेन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। सुना है आपने लाइफ में कभी पीएच स्केल के बारे में? सुना है पीएच स्केल? बताओ क्या होता है पीएच स्केल? अरे स्कूल कॉलेज कहीं से तो पढ़ के आए होंगे, कहीं तो पढ़ा होगा आपने पीएच स्केल के बारे में। बोलो बच्चा। बताइए क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं पीएच स्केल को? इसको आप बोलते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये एक प्रकार का ये देखा जाता है कि कोई भी जल, मतलब कोई जल है या कोई भी द्रव है, वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, उसको नापने का एक पैमाना है, जिसमें पी का मतलब होता है पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हम उसमें देखते हैं कितने मुक्त हाइड्रोजन है, केमिस्ट्री की बात है। तो पीएच स्केल के द्वारा क्या किया जाता है बच्चा? जल या किसी भी किसी अन्य द्रव के अम्लीयता या क्षारीयता का, एसिडिक और बेसिक का पता चलता है। ओके। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चा? मुक्त हाइड्रोजन को देखते हैं, कितने फ्री हाइड्रोजन है, मुक्त हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन आयन को देखते हैं, को देखा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा जैसे पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक का आपने नंबरिंग करते हो, 0 से 14, और बीच में से मिडिल पॉइंट है 7, तो इसको आप बोलते हो पीएच स्केल, ठीक है। अगर पीएच स्केल में जो ये 7 वाली वैल्यू है बच्चा, इसको हम बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल होता है ये, ना अम्लीय ना क्षारीय, न्यूट्रल है, उदासीन है ये। और इस 7 से कम वाला ये जितना भी है, क्या 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं कि एसिडिक है। ओके। और जो 7 से आगे है ये 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? बेसिक बोलते हैं, क्षारीय, ठीक है। पढ़ा है आपने ये? बताओ पढ़ा है या नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मैं कह रहा हूं एसिड रेन है, तो एसिड रेन 7 से 14 के बीच में होगी या 0 से 7 के बीच में होगी? ऑब्वियसली सी बात है, जब हम एसिड की बात कर रहे हैं तो उस पानी का पीएच वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? इस 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। बोलो। तो एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो होती है जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच में होता है ये। तो इसका पीएच वैल्यू क्या है बच्चा? इसका पीएच वैल्यू होता है 4.2 से 4.4। तो जिस भी है ना, जिस वर्षा का, जिस वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 4.2 से 4.4 के बीच होता है, के बीच होता है, उसे एसिड रेन कहते हैं। बताओ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसिड रेन, तो जिस वर्षा के जिस जल का पीएच वैल्यू 4.2 से 4.4 के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। बोलो, डिफाइन कर दोगे? डिफाइन कर दोगे ना इसको? बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज है बच्चा।
अब अगला प्रश्न ये उठना चाहिए आपके मन में कि सर जो एसिड रेन तो चलो समझ में आ गई, अब जो नॉर्मल रेन है, सामान्य जो वर्षा होती है, उसकी क्या बात है? जब बरसात होती है तो हम ऐसे मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं और पानी पीते हैं, ओहो स्वच्छ पानी है वर्षा का जल। तो क्या वास्तव में वर्षा का जल स्वच्छ जल होता है, या जो सामान्य वर्षा का जल होता है क्या वो स्वच्छ होता है या नहीं, या वो भी एसिडिक होता है या नहीं? अब मैं आपको दूसरी चौंकाने वाली बात बताता हूं। सामान्य, अब देखो, सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू क्या होता होगा? चलो गैस करो आप, क्या होता होगा सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू? 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 6 होता है, क्या होता है? जस्ट गैस कीजिए, सामान्य वर्षा का क्या होता होगा? मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं। 7, 8, 9, 6, 5, क्या होता होगा? क्या लगता है आपको? 7 होता होगा? 7 से ज्यादा? 7, ओके दैट्स ग्रेट, 7 एंड मोर। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू होता है बच्चा 5.6। पीएच वैल्यू लगभग 5.6 होता है। ये लो सर, इसका मतलब 5.6 का मतलब क्या है? इस 5 और 6 के बीच में, इसके बीच में है आपकी नॉर्मल रेन। नॉर्मल रेन। अब असली प्रश्न ये उठता है, तो सर सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू अगर 5.6 होता है तो ये तो हम बाद में समझेंगे, है ना? एसिड रेन तो आप हमें समझा ही देना, पहले सर आप हमें ये बताओ, ये सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 क्यों होता है? यानी कि सीधा अगर हम वर्षा का जल कंज्यूम करें वो भी एसिडिक है, वो 7 का पीएच स्केल वाला नहीं होता। ठीक है, अब समझ लो इसको। तो ये अब कहानी आती है, सामान्य वर्षा का जल, सामान्य वर्षा का जल 5 पॉइंट लगभग 5.6 पीएच क्यों? पहला प्रश्न तो दिमाग में ये उठेगा हमारे, ठीक है? सामान्य वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 क्यों है? उसका एक रीजन है बच्चा। पहला, देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, बोलो यस और नो। आपके वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं? बोलो, आपके वायुमंडल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं? सीओ है, यस और नो, जवाब दीजिए, बोलो। हाँ, आपने बोला यस, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला यस। अब क्या होता है बच्चा? वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प है वो कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एक कमजोर वीक कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। कार्बोनिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? बताओ। कार्बोनिक अम्ल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, H2CO3 का निर्माण करती है, जिसका पीएच वैल्यू लगभग कितना है बच्चा? 5.6 होता है। आई बात समझ में? पॉइंट इज क्लियर? हाँ, तो सामान्य वर्षा का जल भी क्षारीय नहीं है या उदासीन नहीं है, वो 5.6 है। ठीक है, अब सर एक चीज बताओ, आपने बोला एसिड रेन का हमने पीएच वैल्यू बोला कितना? 4.2 से 4.4 बोला हमने, यही तो बोला। तो ये 4.2 से 4.4 है और सामान्य वर्षा का 5.6 है, तो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये बहुत हानिकारक बताई जाती है, ये तो सामान्य वर्षा है। तो इसका क्या मतलब है? हम फालतू में टेंशन लेते नहीं। अब समझो इसका एक रीजन क्या है। ये आपका पीएच स्केल है बच्चा, दिस इज योर पीएच स्केल। ये 7 वैल्यू है, ये 14 वैल्यू है, ये 0 वैल्यू है। आप जैसे ही सुन लो, पीएच स्केल का समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पीएच स्केल में 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 ऐसे वैल्यू बढ़ रही है हमारी, 4 4 से 5 5 से 6, ऐसे करते करते हम 14 तक जा रहे हैं। अब समझना, 7 वैल्यू थी हमारी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वैल्यू थी बच्चा, दिस इज न्यूट्रल वैल्यू। जब आप 6 से 5 पे जाते हो, इस साइड क्या होता जा रहा है? ये ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है, 5 से फिर 4 पे गए, 4 से फिर 3 पे गए, 3 से फिर 2 पे गए, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे। तो जितना इस ओर बढ़ते जा रहे हो वो उतना ज्यादा अम्लीय होता जा रहा है। तो जब हम 5 से 4 पे गए, मैं कहूं 5 से हम कहां गए? 4 पे, तो कितना एसिडिक हुआ, कितना परिवर्तन हुआ? 10 गुना ज्यादा, 10 गुना का अंतर आता है बच्चा। यानी कि अगर पीएच स्केल 5.6 है और पीएच स्केल 4.2 है, 10 गुना ज्यादा एसिडिक हो चुका है, 10 गुना ज्यादा। समझे? तो हम पीएच स्केल पे जब एक वैल्यू चेंज होता है, जब एक अंक का वैल्यू चेंज होता है तो 10 गुना परिवर्तन होता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई आपको या नहीं? अम्लीय वर्षा क्यों होती है बताता हूं ना बच्चा, टेंशन काहे ले रही हो? अम्लीय वर्षा क्यों होती है अब उस पर बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। 10 गुने का अंतर आ जाता है बच्चा, मतलब पीएच लेवल 4 पीएच लेवल 5 की तुलना में 10 गुना ज्यादा अम्लीय है, 10 गुने का फर्क आता है। तो 5.6 से अगर 4.2 और 4.4 के बीच में जा रहे हो तो ये तो 10 गुने से भी ज्यादा अंतर आ गया। हाँ, इस पूरे स्केल में 10 फोल्ड्स का, ये पूरा का जो पूरा स्केल है ना बच्चा, 10 गुने का अंतर आ जाता है, 10 गुने का अंतर आ जाता है। ओके, ये पीएच कम क्यों हो रहा है बच्चा?
आपने खट्टी चीजें नहीं खाई, खट्टी चीजें नहीं खाई आपने, अरे ऐसे अम्लीय चीजें देखी आपने? कुछ तो क्या है नेचुरली होता है और कुछ हमारा मैनमेड भी होता है। अलग अलग प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू अलग अलग होगा। अब आप बोलोगे सर जी दूध, दूध का पीएच वैल्यू अलग है ना। अब आप बोलोगे चाय, चाय का पीएच वैल्यू अलग है। अब आप जहर पीने लगो, वो बैटरी वाला जहर दिया था, कोई मत पीना उसको, जला देगा अंदर से, उसका पीएच लेवल अलग है। तो हर रसायन का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, इसलिए पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है। रेन बेसिक नहीं होती, रेन बेसिक नहीं होती। रेन का पीएच स्केल 7 से कम ही होता है। कोई भी वर्षा पूर्णतः स्वच्छ वर्षा नहीं है। वर्षा के अंदर एसिडिक वैल्यू होता है, स्वच्छ वर्षा के अंदर भी कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, हाँ अब जानते हैं ये पी एसिड रेन क्यों होती है ना। अब प्रश्न उठता है एसिड रेन क्यों होती है। अब ये आता है, इसको समझते हैं बच्चा, क्यों होती है ये एसिड रेन। एसिड रेन होने का कारण क्या है बच्चा? तो जब हमारी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के साथ नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया करके एसिड रेन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया बच्चा, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड, ये दोनों मेन प्लेयर है। मेन प्लेयर कौन है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। अब असली मुद्दा ये होता है सर जी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या ये जो सल्फर के ऑक्साइड है ये आते कहां से है। ठीक है, रेन का पानी क्लीन होता है या नहीं। देखो ये आपने तो बड़ा आराम से बोल दिया कि रेन का पानी क्लीन होता है या नहीं। क्लीन से फिर आपका क्या मतलब है, फिर अलग चीज हो जाती है। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ क्लीन? वो दिखने में साफ दिखता है मुझे, हो सकता है वो दिखने में साफ हो, पीते ही मर जाओ। पानी को ये मत सोचना कि दिखने में साफ दिख रहा है तो बिल्कुल स्वच्छ ही है। मतलब क्लीन से, क्लीन का डेफिनेशन आपका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में यार 9 10th में सब पढ़ा है आपने। तो उसका क्लीन, क्लीन का डेफिनेशन आप क्या, वो दिखने में साफ है, उसके अंदर केमिकल्स का कंपोजिशन मुझे पता करना है, उसके अंदर ई कोलाई देखने हैं मुझे, ठीक है, और उसके बाद उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मुझे देखना है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मुझे पता करना है। वो बहुत बड़ी बात है, लंबी कहानी है वो। ठीक है, हाँ। तो अब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन हो रहा है। मेन प्लेयर यही है बच्चा, मेन प्लेयर यही है। अब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और एक और है बच्चा, ये दो तो मुख्य खिलाड़ी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। एक और है फॉर्मिक अम्ल, अन्य अन्य जिम्मेदार कारक है, जिम्मेदार कारक है, फैक्टर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कौन बच्चा, मुझे केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी कभी ना कभी। फॉर्मिक एसिड का कोई केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मिक एसिड का कोई केमिकल फॉर्मूला बता सकता है? फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला किसको याद है बताओ? HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है बच्चा। अन्य जिम्मेदार कारक है फॉर्मिक एसिड। अगर ये अवेलेबल है और इसके साथ आपका रेन वाटर मिक्स हो गया तब भी आपकी एसिड रेन होगी। मेन प्लेयर ये और ये है। अब याद रखना जो कार्बोनिक एसिड वाला था, याद रखना बच्चा ये वाला, यहाँ पे जहां पे आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा था, ठीक है, ये वाला, ये कार्बोनिक एसिड वाले को हम एसिड रेन नहीं बोलते। ठीक है, कार्बोनिक एसिड वाली वर्षा को एसिड रेन नहीं बोला जाता, एसिड रेन नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। किसको बोला जाता है? अगर उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड ने उसके साथ केमिकल रिएक्शन किया है। अब मुद्दा आता है सर ये नाइट्रोजन के स्रोत क्या है, ये नाइट्रोजन कहां से आई, नाइट्रोजन के स्रोत क्या है, ये जो नाइट्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं ये कहां से आई है। तो इसके दो स्रोत है बच्चा, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। नेचुरली भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जा सकते हैं। बोलो नेचुरल सोर्स क्या है, बोल सकता है कोई? भाई नेचुरल सोर्स में क्या है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल के अंदर क्या चला जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड चले जाते हैं। दूसरा क्या है, मृदा के अंदर, मृदा में संपन्न होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, बहुत सारे हमने देखा था, आपने नाइट्रोजन साइकिल देखा होगा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव तरह तरह का केमिकल रिएक्शन भी कर रहे हैं। तो मृदा में संपन्न होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, इससे भी आपका नाइट्रोजन मिलता है। ओके, अन्य महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण है हमारे पास, कार्बनिक पदार्थों का जब डिकम्पोजिशन होता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है नाइट्रोजन के, प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन एसिड रेन के लिए जिम्मेदार ये ज्यादा नहीं है। एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है? मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाला नाइट्रोजन ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि नेचर का क्या है बच्चा, जो प्राकृतिक स्रोत है वो प्रकृति में उनका संतुलन है। उस संतुलन को किसने बिगाड़ा है? मानव ने बिगाड़ा है। मानव कैसे कैसे करता है? आप कोयले को जला रहे हो, पेट्रोल का यूज कर रहे हो, डीजल का यूज कर रहे हो, नेचुरल गैस का बच्चा यूज कर रहे हो, उसके बाद आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक आपने बनाना शुरू कर दिया। तो मानव क्या क्या कर रहा है? मानव पहले कोयला, पेट्रोल, डीजल, अन्य जीवाश्म ईंधन, पहला रीजन है बच्चा ये। हम जो पेट्रोल का इस्तेमाल अपनी कार में, बाइक्स में, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला रीजन तो बच्चा ये हो गया। दूसरा, आप कमर्शियल प्रोडक्शन करते हो, हमें औद्योगिक उत्पादन है बच्चा,
बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कामों में आता है। औद्योगिक उत्पादन करते हैं हम नाइट्रोजन का, और उसके बाद हम रासायनिक उर्वरक के रूप में उत्पादन। तो इन इंडस्ट्रीज से, इस जीवाश्म ईंधन को जलाने से, और ये इंडस्ट्रीज जहां पे आप नाइट्रोजन का केमिकल प्रोडक्शन कर रहे हो, उन इंडस्ट्रीज से क्या एटमॉस्फेयर में क्या चला जाता है बच्चा, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड चले गए, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे ही आपकी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बन गई वो एसिड रेन, और वो जो पृथ्वी पे गिरती है तो फिर उसके प्रभाव आप और हम जानते ही हैं। जीवाश्म क्या है, जिस दिन आप और हम मर जाएंगे, ठीक है, जीवों के है ना अवशेष, आप और हम किसी दिन मर गए है ना, मिट्टी में दब गए, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद आपका और मेरा शरीर क्या हो जाएगा, जीव का अवशेष, जीव अवशेष, जीवाश्म। तो कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है ना, फॉसिल फ्यूल जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो। एसिड रेन का एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा ना बच्चा, एसिड रेन का एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड क्या है, सल्फर के स्रोत क्या है, सल्फर कहां से आया, सल्फर के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ सल्फर, सेकंड सोर्स है हमारा क्या, सल्फर। सल्फर फिर नेचुरल उसका प्रोडक्शन हो ही रहा है बच्चा। सल्फर भी कैसे आ रहा है बच्चा, आपका ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, उससे सल्फर आ रहा है। उसके बाद आपने जीवाश्म ईंधन का दहन किया, उससे भी सल्फर हो रहा है बच्चा, ठीक है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो जमीन के अंदर हो रही है उससे भी सल्फर का हो ही रहा है। तो सेम जो नाइट्रोजन के स्रोत है, सेम सल्फर के भी है ना, प्राकृतिक जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है इसके जो, वो क्या है बच्चा, नाइट्रोजन के समान है, नाइट्रोजन जैसे है। और मानवीय स्रोत भी क्या है, मानवीय स्रोत ये नाइट्रोजन जैसे। बस एक चीज और याद रख लेना कि जब ये नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है प्राकृतिक, आपको याद है ना नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल याद है ना, बिजली चमकना भी था बच्चा उसमें, बिजली चमक रही थी ना, बिजली चमकना, अरे बिजली चमकने से क्या हो रहा था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था। यहां बिजली चमकना लिख लेना, यहां बिजली चमकना नहीं है ना, बिजली चमकने वाला नहीं है, चमकने वाला कारण नहीं, बाकी सारे कारण सेम है। जब वायुमंडल के अंदर बिजली चमकती है तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल के अंदर की नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था, ठीक है, और वो फिर धरातल को प्राप्त हो गई थी। तो बिजली चमकने वाला कारण तो नहीं है, किसके, सल्फर के प्राकृतिक स्रोत के रूप में, बाकी सारे कारण नाइट्रोजन जैसे ही है। बोलिए, बताओ। अब एक चीज और देख लेते हैं, फॉर्मिक एसिड की बात और कर लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल क्या है बच्चा, ये फॉर्मिक अम्ल कहां से निकल के आता है, फॉर्मिक अम्ल बच्चा जो हम बायोमास का दहन करते हैं ना, बायोमास को जलाना, बायोमास का दहन, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर हो जाए, वन आगनी, जंगल में आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर, ये जो स्रोत क्या है फॉर्मिक एसिड के, क्या है बच्चा, ये सब फॉर्मिक एसिड के स्रोत है, फॉर्मिक एसिड का स्रोत ये सारी चीजें है, इन सारी वजह से। तो इन सारे स्रोत की वजह से सल्फर के, फॉर्मिक एसिड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। मेन कारण कौन सा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। लेकिन यूपीएससी कोई खेल खेलने लगे, फॉर्मिक एसिड भी दे दे तो फॉर्मिक एसिड भी एसिड रेन का कारण है। अब ये एसिड रेन कितने प्रकार का होता है और इसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या है, यहां तक किसी को कोई समस्या। बायोमास क्या होता है बच्चा, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे से बायोमास पूछोगे, है बायोमास पिरामिड पढ़ के नहीं आए क्या, बायोमास पिरामिड नहीं पढ़ा था मुझसे, बताओ, जैव भार पिरामिड। अरे यार सब कुछ पढ़ के आए हो फिर ये बोल रहे हो कि सर बायोमास क्या था, ऐसे मत करो। ये पुरानी क्लासेस का रिवीजन करो, 2 दिन का छुट्टी मिला था ना, मैंने क्या बोला था, संडे मंडे छुट्टी है, और पूरा जितना पढ़ा है पिछली 19 क्लासेस का रिवीजन करना है। तो जब वो पढ़ लिया उसके बाद भी आके पुरानी, हाँ पुरानी चीजें जो पढ़ चुके हो वो प्रश्न मत कीजिए, ठीक है, पढ़ा है, हाँ पुराने वाली चीजें मत पूछो बच्चा, ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो आप। अब इससे क्या होता है बच्चा, अब कह रहे हैं इससे क्या तकलीफ है, समझो यहाँ पे। पहले हम देखते हैं इस एसिड रेन के टाइप क्या है, एसिड रेन इसके प्रकार क्या है। ओके, इसको बच्चा 2 प्रकार के हैं, इसको बोलते हैं वेट डिपोजिशन, और सेकंड होता है बच्चा ड्राई डिपोजिशन, आर्द्र निक्षेप और शुष्क निक्षेप। समझो, आर्द्र निक्षेप और सूक्ष्म निक्षेप से क्या मतलब है, यहां पे लिखता हूं मैं एक तरफ वेट, दूसरी तरफ लिखता हूं ड्राई। अब मैंने बोला आपके किसी भी क्षेत्र का ये एटमॉस्फेयर है, समझने की कोशिश करना बच्चा, ये वातावरण है, दिस इज वातावरण। इस वातावरण के अंदर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये अवेलेबल है, हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अवेलेबल है, और यहां के वायुमंडल के अंदर अगर आर्द्रता है, आर्द्रता उपलब्ध है, एक तो ऐसा हो सकता है बच्चा। दूसरा एटमॉस्फेयर क्या होगा, दूसरा एटमॉस्फेयर ऐसा है, एक और दूसरा आपके पास वातावरण है, उस वातावरण में ये शुष्क है बच्चा, यहां आर्द्रता नहीं है उतना, लेकिन यहां पे भी क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है और सल्फर की ऑक्साइड है, इस यहां के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की ऑक्साइड है और सल्फर की ऑक्साइड है। तो यहां क्या है, वो यहां की एटमॉस्फेयर की आर्द्रता के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, उस जल में घुल जाएगा और जल के साथ गिरेगा वो, मतलब बरसात की जो बूंदे गिर रही है उन बूंदों में क्या है, एसिड रेन हमने उसको बोल दिया।
सेकंड कह रहे भैया चलो वहां पे आर्द्रता है ही नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड तो लगातार वहां के वातावरण में उपस्थित है। तो ऐसे में जो क्या होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एक प्रदूषक की तरह एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वो पेड़ पौधों की पत्तियों पे जाके चिपक जाएंगे, वो घरों की दीवारों पर जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थों पे, इमारतों पे, पेड़ पौधों के ऊपर जाके चिपक जाएंगे। वर्षा के रूप में नहीं है, लेकिन ऐसे के ऐसे ही जाके चिपक गए एक प्रदूषक के रूप में। उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क निक्षेप। और जब वो बूंदों के रूप में होता है उसको हम बोलते हैं आर्द्र निक्षेप। बताओ मुझे, कोई समस्या इसमें? ताजमहल एसिड रेन से प्रभावित होता है बच्चों, प्रभावित होता है। तो हम क्या कहते हैं, यदि रसायन आर्द्र प्रदेशों में पहुंच जाए तो वो क्या होगा? वेट। और यदि रसायन शुष्क क्षेत्र में पहुंच जाए, चलो तो ताजमहल, ताजमहल वहां पे ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है और ताजमहल वेट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आगरा में बरसात नहीं होती बच्चा। आगरा के आसपास बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकल रहे हैं। तो बरसात के सीजन में तो क्या होता है, वो वेट डिपोजिशन के रूप में ताजमहल को प्रभावित कर रहा है, पीलापन आ गया ना, उसकी पत्थर पीला पड़ गया। और जब बरसात का सीजन नहीं है तब वो ड्राई डिपोजिशन के रूप में उस पत्थर का क्षरण कर रहा है। ये तो बात सिर्फ की थी बिल्डिंग की और मटेरियल के ऊपर इंपैक्ट था, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर भी बच्चा इसका इंपैक्ट होता है। साइड हट जाओ सर, ओके हट गया, जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ताजमहल को बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं भैया, वो है ना, ताजमहल के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं ताकि ताजमहल वाला जो पत्थर है उसका नुकसान, वो खराब ना हो जाए। ठीक है, अब वही बात, इसका इंपैक्ट क्या है, एसिड रेन का प्रभाव, एसिड रेन प्रभाव। पहले हम पर्यावरण पे प्रभाव देख लेते हैं बच्चा, पर्यावरण, इसको दो दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैविक घटकों पर क्या इंपैक्ट है और अजैविक घटक। जैविक घटक तो वही हो गए, पेड़ पौधे हो गए बच्चा, है ना, पेड़ पौधे, है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम, बहुत सारे जीव जंतु, इस पे इसका इंपैक्ट क्या है। ओके, अजैव घटकों के अंदर हम देखेंगे भैया मिट्टी पे इसका क्या इंपैक्ट है, पानी पे इसका क्या इंपैक्ट है, निर्माण सामग्री पे इसका क्या इंपैक्ट है, ताजमहल वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया, इस पे क्या इंपैक्ट है। तो कहता है ये इकोसिस्टम के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु, है ना, इनकी उत्पादकता पे, इनकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव है। इकोसिस्टम का जो प्रोडक्टिविटी है उस पर नकारात्मक प्रभाव है। जैसे पेड़ पौधों की अगर पत्तियों पे जाके चिपक गया, सपोज करो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कह रहे जब उनकी पत्तियों पे जाके चिपक जाता है या पेड़ पे जाके चिपक गया तो उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, पत्तियों का डिकलराइजेशन कर देता है ना, क्लोरोफिल का जो रिक्वायरमेंट होता है पत्तियों को क्या कर देता है बच्चा, रंगहीन करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या हुआ, उसकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव है। अब समझो बच्चा, इकोसिस्टम के बहुत सारे जीव होते हैं, पारितंत्र में बहुत सारे आपके सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव की कहानी देखो बच्चा, सूक्ष्म जीव, अगर मैं बात करूं सूक्ष्म जीवों के अंदर, अगर मैं जीवाणु की बात करूं, जीवाणु की बात करूं, बैक्टीरिया की, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, इनको बच्चा न्यूट्रल पीएच वैल्यू पसंद है, न्यूट्रल पीएच पसंद है। ओके, उसके बाद जैसे आया आपका कवक आया, जिसको आप फंजी बोलते हो, अरे फफूंद नहीं बोलते इसको बच्चा, अम्लीय, एसिडिक पीएच लेवल पसंद है इसको। ठीक है, उसके बाद जैसे नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, इसको बच्चा बेसिक पीएच लेवल पसंद है। ठीक है, यानी कि फंगी है, फंगी को क्या, अगर एसिड रेन होती है बच्चा, कोई इकोसिस्टम है, आप समझो कोई इकोसिस्टम है, ये कोई इकोसिस्टम था बच्चा, ठीक है, ये एक्स इकोसिस्टम है, एक्स इकोसिस्टम है, इस एक्स इकोसिस्टम के अंदर एसिड रेन आई, एसिड रेन आने से वो एक्स इकोसिस्टम कैसा हो गया बच्चा, ये अम्लीय हो गया, अम्लीय पारितंत्र हो गया। अब इस अम्लीय पारितंत्र के अंदर क्या होगा, जो आपके शैवाल है, तो जीवाणु है, और जो आपके ये शैवाल है, इस शैवाल को तो बेसिक पसंद था, इस जीवाणुओं को, प्रोटोजोआ को न्यूट्रल पसंद था, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल की ग्रोथ तो हो जाएगी कम, और किसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, फंगी की ग्रोथ हो जाएगी। तो इकोसिस्टम का कंपोजिशन चेंज कर देता है। तो क्या कर देगा बच्चा, ये पारितंत्र में जो सूक्ष्म जीव है उनके संगठन को बदल देगा, संगठन को बदल देगा, बहुत सारी फंगल डिजीज होना शुरू हो जाएगी, फफूंद, जिससे फंगी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपके इकोसिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, यस, आपको भी बहुत सारी फंगल डिजीज हो जाती है ना, कई बार बरसात के पानी में भीग गए थे, बरसात के पानी में भीगने के बाद आपको पता चला कोई फंगल डिजीज हो गई, क्यों, हो सकता है उस बरसात के जल के अंदर वो नॉर्मल रेन वाटर नहीं था, वो एसिडिक था, और आपके स्किन के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का सेंसिटिव थी, अचानक से फंगल डिजीज हो गई स्किन से रिलेटेड आपकी। तो जीव है, वनस्पति है, सूक्ष्म जीव है, सबको प्रभावित करेगी। बरसात के सीजन में बहुत सारे लोगों को देखा नहीं, दाद खाद खुजली, फंगल डिजीज है। ओके, तो ये इंपैक्ट तो हो गया बच्चा आपका किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। दूसरा हमने बोला अगर मिट्टी आएगा, पानी आएगा, कंस्ट्रक्शन की सामग्री है बच्चा, क्या करेगा, इनका क्षरण करना शुरू कर देगा। तो मिट्टी की क्या करेगा, मिट्टी की उत्पादकता प्रभावित,
जल की गुणवत्ता प्रभावित, ओके, और इमारत इमारत व अन्य निर्माण सामग्री का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। ये इंपैक्ट है एसिड रेन का। ये ग्राउंड लेवल ओजोन, याद है ना आपको, बैड ओजोन जिसको आप बोलते थे, बैड ओजोन के निर्माण को बढ़ावा देता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। बैड ओजोन जो धरातल के नजदीक O3 बन रहा है, वो क्या है, बैड ओजोन है। क्यों? वो एक प्रदूषक की तरह काम करता है। और वो बैड ओजोन कैसे बन रहा था, जरा याद करो। बैड ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन का मैंने केमिकल रिएक्शन दिखाया था ना, सूर्य का प्रकाश प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड ऑलरेडी एसिड रेन अगर हो रही है तो वहां नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, तो फर्दर आपका बैड ओजोन के निर्माण को बढ़ावा देगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी हानि हो सकती है। बताइए। तो ये एसिड रेन के हार्मफुल इंपैक्ट है। एसिड रेन इसके अलावा पता है क्या होता है बच्चा, ये आग में घी का काम करता है। आग में घी का काम कैसे करता है, यहां बता दूं क्या इसको, यहां पे इसका बहुत सारे प्रदूषकों पर ट्रिगर इफेक्ट होता है बच्चा, इसका ट्रिगर इफेक्ट होता है। ट्रिगर इफेक्ट मतलब उनके हानिकारक प्रभाव को बढ़ा देता है। बहुत सारे प्रदूषकों पर हानिकारक प्रभाव होता है। घर में आपने देखा नहीं एक आदमी वैसे ही चिड़ा हुआ है, थोड़ा गुस्से में है, और दूसरा आके पीछे से उंगली लगा दे। भाई सपोज करो आपके स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके नंबर कम आए, तो पापा जी को आपने नंबर दिखाया, पापा जी को गुस्सा आ गया आपके ऊपर, है ना, भाई नंबर कैसे कम आए और ये वो, तो आंख बबूला तो हो गए। पीछे से घर का दूसरा भाई बंधु आ जाए, बहन आ जाए और बोले पढ़ता तो है ही नहीं, कल जाके पार्क में 2 का सर फोड़ाया ये, है ना, परसों उनके टायर की हवा निकाल दी थी इसने ना। पड़ोस वाले वर्मा जी है, वो भी इसकी शिकायत लेके आए थे। तो पढ़ाई तो कैसे करेगा ये, पूरे दिन पार्कों में बैठा रहता है, ताश खेलता है पूरे दिन। ड्रीम 11 पे इसने टीम बना रखी है। आपको पता है पिछले 1 साल में 50,000 रुपए ड्रीम 11 में पूछ चुका है ये। आप सोचो, सट्टेबाजी ये करता है, मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई ये करता है, दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान ये करता है, पूरे दिन पार्कों में ये पड़ा रहता है। क्या होगा उसके साथ, उसका अच्छे से फिर हिसाब किताब होगा। तो कहते हैं बहुत सारे प्रदूषक पहले से ही थे। कैडमियम है आपके एटमॉस्फेयर में, ओके, उसके बाद लेड है, उसके बाद मरकरी है, एस्बेस्टस है ना। इन सब केमिकल्स के ऊपर इसका क्या है, इन सबके हानिकारक प्रभाव को और बढ़ा देता है, हानिकारक प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। मतलब जो हो सकता है पिताजी बोल देते हैं ना, सिर्फ रिजल्ट देखते बोलते कोई बात नहीं बच्चा अगली बार मेहनत कर, लेकिन इतनी सारी करतूतें सुन के, है ना, बाप का गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रदूषकों पर बच्चा इसका ट्रिगर इफेक्ट भी होता है। तो बताइए, एसिड रेन समझ में आया आपको, एसिड रेन। तो एसिड रेन सिंपल कोई डेफिनेशन पूछे, एसिड रेन वो वर्षा जिसका पीएच वैल्यू 4.2 से 4.4 के बीच में होता है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न ये था, एसिड रेन होती किसकी वजह से है। एसिड रेन होने के 2 प्रमुख कारण है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्साइड या सल्फर की ऑक्साइड है, उनके स्रोत हमने पता कर लिए, और फॉर्मिक एसिड भी एसिड रेन का कारण बनता है। फिर सामान्य वर्षा कैसी है, हमने बोला सामान्य वर्षा भी पूर्णतः उदासीन नहीं है, उसके अंदर भी एक कार्बोनिक एसिड मिलता है। तो उसको हमने क्या बोला था, कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन फिर भी उसको हम एसिड रेन नहीं बोलते क्योंकि उसका पीएच वैल्यू होता है 5.6। और जबकि डेफिनेशन क्या करी थी, पीएच वैल्यू 4.2 से 4.4 के बीच में होना चाहिए। और पीएच स्केल जब एक अंक से दूसरे अंक पर जाते हैं तो प्रभाव 10 गुना बदल जाते हैं, वो हमने देखा था, 10 फोल्ड का परिवर्तन आ रहा था। स्रोत हमने इसके जान लिए, जैविक प्रभाव और अजैविक इसके प्रभाव देख लिए, बाकी सारे पॉल्यूटेंट्स पे से क्या इंपैक्ट थे ये सब हमने देख लिए। ठीक है, अब एक प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको, यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में 4-5 बार पूछ लिया बच्चा, है ना, 10 सालों में 4-5 बार पूछा है ये लो, 2022 का प्रश्न है ये। क्या लगता है आपको इसका क्या सही उत्तर क्या होगा, बताइए मुझे। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड बना रहे थे, ये तो गया, एक तो गया, एक इसमें था इससे गया, एक इसमें था इससे गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कई बार आप सुनोगे कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, तो पहले वाला गलत है, क्योंकि इससे क्या बन रहा था बच्चा, इससे कार्बोनिक एसिड बन रहा था,
इससे कार्बोनिक एसिड बन रहा था, इससे, और इससे क्या हो रही थी बच्चा, वो एसिड रेन का रीजन नहीं था, 5.6 के आसपास पीएच वैल्यू आ रहा था इससे, तो एक तो गया। अब ये ओजोन क्या था बच्चा, ओजोन तो क्या था, इसका एक प्रभाव था कि अगर एसिड रेन हो रही है तो वहां पे ग्राउंड लेवल ओजोन बन सकता है। एसिड रेन क्यों क्यों हो रही है, एसिड रेन के लिए हमने नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो 2 और 4, 2 और 4 का मतलब ये रहा। इतने सरल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। देखो दो चीजें याद रखना बच्चा यूपीएससी के बारे में, मैं दो बातें बताऊंगा आपको। जितना स्टैटिक वाला पार्ट है समझ लेना, ये चीज आज थोड़ा डिस्कस करनी जरूरी है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एनवायरमेंट के क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं बच्चा, एनवायरमेंट का यूपीएससी जो प्रीलिम्स है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चा। एक तो वही स्टैटिक और कंसेप्ट वाले, स्टैटिक पार्ट और कंसेप्ट वाला पार्ट। दूसरा वाला क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, करंट अफेयर से, ठीक है। ऑल दो करंट अफेयर को समझने के लिए हमें स्टैटिक वाले पार्ट की समझ होनी जरूरी है। भाई करंट अफेयर में एनवायरमेंट से जो भी चल रहा होगा, एसिड रेन का मुद्दा है, यूएनसीबीडी है, यूएनएफसीसी है ना, बहुत सारे जो हम पढ़े अभी तक और भी पढ़ेंगे, तो उस करंट अफेयर को समझने के लिए हमें स्टैटिक पार्ट जरूरी है। तो क्वेश्चन लगभग कैसा रहता है, क्वेश्चन कई बार तो 50% इससे आता है, 50% इससे आता है, कई बार ये 60% हो जाता है, ये 40% हो जाता है, कई बार ये 40% हो जाता है, ये 60% हो जाता है। ये चलता रहता है, यूपीएससी का कॉम्बिनेशन है, वो घटाता बढ़ाता रहता है। तो करंट अफेयर वाला जो पार्ट है बच्चा, जैसे हमारा तो अभी सितंबर लास्ट में इसी महीने और अक्टूबर के पहले वीक में समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा पूरा समाप्त हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। लेकिन आपका एग्जाम कब है, प्रारंभिक परीक्षा होगी मई 2026 और मुख्य परीक्षा होगी आपकी अगस्त 2026, तो अभी भी लगभग 10 महीने हैं, और प्रीलिम्स को लेके अभी भी हमारे पास 8 महीने हैं। तो 8 महीने में और अभी भी आपका करंट में बहुत कुछ चल ही रहा होगा। इन 8 महीनों के अंदर बहुत सारा करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर वाले पार्ट की जिम्मेदारी अभी आपकी है, क्योंकि करंट अफेयर पे तो मेरे अभी सेशंस नहीं लग रहे। बाकी जो भी टीचर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे, आप उन टीचर से करंट में जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा है उस पर पैनी नजर रखना बच्चा, ठीक है। यहां से तो आप कहीं नहीं फंसने वाले, ये वाला पार्ट तो मैं आपको इतना क्रिस्टल क्लियर करा दे रहा हूं, यहां आप कहीं फंस ही नहीं सकते, ठीक है। आप 50 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप फंसने नहीं दूंगा मैं इसमें आपको, लेकिन ये वाला पार्ट आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। करंट अफेयर आप रेगुलर उसमें जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आ रहा है उस पर पैनी नजर रखना बच्चा। कोई फंड को लेकर मुद्दा आ रहा है, कोई एडेप्टेशन को लेकर मुद्दा आ रहा है, कोई मिटिगेशन की बात हो रही है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही है, इक्विटी क्लोज की बात हो रही है, कितना सब कुछ करा हमने। कुनमिन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, कार्टोजेना की बात हो रही है, नगोया की बात हो रही है, कुछ भी वो बातें हो रही है वो आपको मैंने सब आपको समझ में आता है। करंट अफेयर पे आपको पैनी नजर रखनी है। बताओ सर अगर फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में होता तो हाँ हम लगाते उस पर भी बच्चा, लेकिन फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये अप्रोच को ध्यान रखना बच्चा, करंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और यूपीएससी ऐसे ही चलता है। लेकिन इस करंट को समझने का पूरा फाउंडेशन मैं आपको तैयार करता जा रहा हूं और आने वाले 10 दिनों में और पूरा बेहतरीन हो जाएगा। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस तरह से मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं उस लेवल पे एनवायरमेंट बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। बताओ इसमें आपको कोई समस्या किसी तरह की, समझ गए ना आइडिया। और जिसको 2027 का एग्जाम देना है बच्चा, 26 देना ही नहीं, तो आपको तो आने वाले 1.5 साल का पढ़ना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पीसीज करा दो, स्पीसीज करा दो, स्पीसीज पे पूछते हैं सर, स्पीसीज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो स्पीसीज वाला भी मैं आपको बता देता हूं। यूपीएससी ने एक भी किसी किताबी स्पीसीज के बारे में नहीं पूछा। यूपीएससी ने जब भी किसी स्पीसीज से क्वेश्चन पूछा है, जैसे एक बार मालाबार सीवेट पे क्वेश्चन पूछा, मालाबार सीवेट पे क्वेश्चन पूछा, तो मालाबार सीवेट है ना उन दिनों न्यूज़पेपर में चर्चा में थी, तो इसलिए मालाबार उस पे पूछ लिया। एक बार बोनोबो पे क्वेश्चन पूछा, तो बोनोबो भी करंट अफेयर में चर्चा में था, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछा गया। ओके, एक बार गोल्डन महसीर से क्वेश्चन पूछा गया, गोल्डन महसीर से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो गोल्डन महसीर करंट अफेयर में चर्चा में थी, इसलिए पूछा गया। तो वो स्पीसीज वाले सारे क्वेश्चन सारे के सारे करंट अफेयर से थे बच्चा वो। तो करंट अफेयर में स्पीसीज पे नजर रखना। जैसे इस साल तो उसने स्पीसीज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2025 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने किसी भी स्पीसीज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि 2024 में 6 क्वेश्चन थे, 2023 में 4 क्वेश्चन थे। तो यूपीएससी का ट्रेंड भी नहीं पता, हमें चीजें करनी होगी, आ जाएगा तो बहुत ठीक है। आपने स्पीसीज पूरी कर ली, सपोज करो साल भर की 100 स्पीसीज चर्चा में थी, आपने पढ़ी, एग्जाम में आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है ना भी आए। तो ऐसा हुआ है 2025 के प्रीलिम्स में, लोगों ने 150 200 120 स्पीसीज की लिस्ट तो मैंने दी थी प्रीलिम्स से पहले बच्चों को, लेकिन इस बार एक भी आया ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो बस ये आप करंट अफेयर वाला पार्ट समझ के रखना बच्चा, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आपको रेगुलर साल भर का करंट अफेयर रखना है, उस पर नजर रखनी है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, चलो मैं आगे यहाँ से। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक है जो हमारा सेकंड टॉपिक आज का, ये एसिड रेन वाला हो गया। सेकंड टॉपिक है स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन। समझो बच्चा, अब ये बताओ किताबी भाषा में समझोगे, किताबी भाषा में समझोगे या कहानी के जरिए समझोगे। बेसल कन्वेंशन पूरा नाम है ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तब तक कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे समझना चाहोगे। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स इसको पीओपीज बोलते हैं। और तीसरी है हमारी रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ केमिकल्स।
तीन कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है बच्चा, ये यूएन की है तीनों, है ना, यूएन की कन्वेंशन है। स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ठीक है। बुक बुक तो दुनिया पढ़ती है, ठीक है। बुक से समझ में नहीं आएगा भाई, ये किताबों में वो कहानियां है ही नहीं। किताब खोलोगे सीधा बोल देंगे व्हाट इज बेसल कन्वेंशन। सुन लो, अब सुन लो। बेसल कन्वेंशन वर्ष 1979 1989 में आई, जो एक देश से दूसरे देश में खतरनाक अपशिष्टों को भेजने से जुड़ी हुई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये ऐसे स्थायी कार्बनिक पदार्थ जो एक बार अगर वायुमंडल में या पारितंत्र में प्रवेश कर जाए आसानी से उनका विघटन नहीं होता और पारितंत्र के अंदर इनका बार बार बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन होता रहता है और पारितंत्र दुष्प्रभावित होता है। तो ऐसे पदार्थों को रोकने को लेकर आई है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तीसरा, किताबी भाषा में समझा रहा हूं, तीसरा रोटरडैम कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ केमिकल्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों के द्वारा आपस में बहुत सारे रसायनों को खरीदा और बेचा जाता है, तो उन रसायनों को खरीदने से और बेचने से संबंधित प्रावधान है किसमें, रोटरडैम कन्वेंशन। ये तो हो गई किताबी बातें, ठीक है। अब असली मुद्दा ये है, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या इससे जुड़ी कोई कहानी हमें इसको याद रखने में मदद कर सकती है, और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगी, इनको बनाने का औचित्य थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। बताओ, किताबी तो बच्चा किताबी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस मतलब खतरनाक अपशिष्ट, एक देश से दूसरे देश में खतरनाक अपशिष्ट ना भेजे जाए, उससे जुड़ी हुई कन्वेंशन है ये। तो भैया मुझे इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बोलो क्यों जरूरत पड़ी, बताओ इसको बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों मुझे इतना टेंशन लेना पड़ा इसको बनाने के लिए। तो एक कहानी समझने पड़ेगी हमें। खियान सी घटना है बच्चा, 1986 से 1988 के बीच में एक घटना हुई। अमेरिका का एक जहाज था बच्चा, यूएसए का एक जहाज, उस जहाज का नाम है खियान सी शिप, खियान सी, ये उस जहाज का नाम है। ये जहाज निकलता है अमेरिका से 14,000 टन, है ना, जहरीली राख का कचरा लेके, राख का कचरा, मतलब अमेरिका की इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज से बहुत सारी जहरीली राख निकल गई, समझ रहे ना, जहरीली राख। अमेरिका के अंदर इस कचरे को डंप करना, यानी कि वहीं इसका निपटान करना काफी मुश्किल था। अमेरिका पहले से ही काफी जागरूक समाज, अमेरिका के अंदर पहले से ही बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज, बहुत सारे एनजीओ और आम जनता भी काफी नागरिक है। तो अमेरिका में इतने सारे कचरे को वहीं उसका निपटान करना काफी मुश्किल था। अमेरिका वालों को लगा, इंडस्ट्रीज वालों को, अरे ठीक है हमारे देश के लोग जागरूक है, ये कौन सा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका वाले देश ये कौन से इतने जागरूक है। तो अब वो जहाज निकलता है 1986 और 2 साल तक समुद्र में घूमता रहता है, 86 से 1988। तो अमेरिका के बाजू में ही एक देश है, आपने नाम सुना होगा, ये अगर अमेरिका है, दिस इज अमेरिका, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है बच्चा, कैरेबियन आइलैंड्स के नाम से जानते हो। यहीं पे एक देश है हैती, हैती नाम से एक देश है। तो वो जहाज आता है अपने कचरे को लेके हैती के पास, तो हैती वाले पूछते भैया क्या है, हैती की सरकार पूछते कुछ नहीं, अमेरिका का वो जहाज बोलता है कि ये कृषि में डालने वाली खाद है, हमारे देश में अतिरिक्त मात्रा में पैदा हो गई और हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस राख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस खाद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हैती को लगा बढ़िया हमारे किसानों के काम आएगी, तो उसमें से 14,000 टन, उसमें से 4,000 टन डाल दी गई कहां पे, हैती में। अब बोले अब कहां चले, फिर वो चलता है मोरक्को के पास, अफ्रीका का देश है मोरक्को, मोरक्को वाले के पास गया। मोरक्को वाला बोला नहीं भाई, तुम देशों पे मुझे यकीन नहीं, हम अपने देश में इसको नहीं आने देंगे। वहां से घूमता घूमता बहुत सारे अफ्रीका के और देशों में गया, तटीय देशों में, श्रीलंका वाले के पास भी गया, श्रीलंका वाले के पास बोला कि हम कुछ लेके आए खाद पानी, तुम्हारे किसानों के काम आ जाएंगे, तो श्रीलंका वाले ने भी मना कर दिया। अब उसके बाद उनको लगा यार देश के अंदर तो वापस जा नहीं सकता, अब हैती के अलावा किसी और ने अपने यहाँ डलवाया नहीं, तो उसने क्या किया, उस बाकी बची 10,000 टन जहरीली राख का एक काफी बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन में डाल दिया और काफी सारा हिस्सा उसका अटलांटिक ओशन में डाल दिया। ये सब डाल डूल के वो जहाज आ गया अपने देश में वापस, अमेरिका वापस आ गया। अब हैती वाले को पता चला, वहां के बहुत सारे स्टडीज हुई, कह रही है तो भयंकर जहर है ये डाल के गई है जो खाद के नाम पे, और अटलांटिक ओशन में, और एट द सेम टाइम किसमें बचा, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर भी, वहां भी डाल दिया गया। भयंकर बवाल हो गया अमेरिका को लेके, पूरी दुनिया का प्रेशर, यूएन में मुद्दा उठ गया, कह रहे क्या किया इसने, आपने इकोसिस्टम में इतना सारा जहर डाल दिया। तब यूएन के लेवल पे कन्वेंशन होता है, बेसल कन्वेंशन, नाम क्या है, बेसल कन्वेंशन। क्या कह रहा है कन्वेंशन, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, एक देश से दूसरे देश में जो आप जहरीला कचरा भेज रहे हो उसके बारे में नियम बनाने पड़ेंगे। 1989 में आ गया। बताओ समझ में आई बात, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो जो अटलांटिक और इंडियन ओशन में डाल दिया, देखो समुद्र से तो निकाल नहीं सकते, लेकिन जो हैती में डाला था, हैती में डाला था ना 4,000 टन, बाद में अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर आया, अमेरिका की उस कंपनी को सारा कचरा हैती से उठाना पड़ा। वो 4,000 टन अमेरिका को फटकार लगाई गई कि तुम कितने निर्लज देश हो, तुम अपने देश के कचरे को दूसरे देशों को ये बोल रहे हो कि ये खाद है, अपने किसानों को बोल देना अपनी मिट्टियों में डाल ले, कह रहे निर्लज उठा इसको यहां से। तो अमेरिका वापस 4,000 टन कचरा उठा के लेकर गया था वापस अपने देश में। अब बताओ किताबी बात ज्यादा अच्छा थी या एक्चुअल स्टोरी अच्छी थी, बोलो। बोलिए, बताओ तो सही, स्टोरी में मजा आया ना। नेक्स्ट।
समझ नहीं आई दोबारा से पढ़ना, ठीक है। अगर कहानियां भी समझ में नहीं आती तो क्या होगा लल्ला तुम्हारा, हा? अगर इतनी आसान कहानियां भी तुम लोगों को समझ में आना बंद हो गई तो सोचो, है ना। ये बैकग्राउंड था। सेकंड चलते स्टॉकहोम पे। स्टॉकहोम की कहानी सुनो। हाँ ये एक्चुअल स्टोरी, और क्या मैंने बनाई, मेरी जेब में लिख के रखी थी मैंने कहानी। आपको क्या लग रहा है अमेरिका के बारे में, आओ सुनाता हूँ अमेरिका के बारे में एक मन घड़ंत कहानी, मैं कैसे बना सकता हूँ। अमेरिका वाला ट्रंप हुआ मेरे को पकड़ नहीं लेगा। भाई मास्टर जी क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो हमारे बारे में। सेकंड स्टोरी पे आ जाते हैं अब। यहाँ पे रोटरडेम कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो रोटरडेम की कहानी ये हुई कि 1970s से, बच्चा इस कन्वेंशन से पहले की कहानी सुनो, 1970 से 1980 के बीच में अमेरिका यूरोप, है ना, इंडस्ट्रीज, हैवी हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल्स बना रहे हैं। तो यूएसए और यूरोप की बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे केमिकल्स बना रही थी, है ना। ऐसे केमिकल्स जो कृषि में काम आ रहे हैं, कीटनाशकों के रूप में और किसी भी तरीके से, और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। लेकिन इन केमिकल्स में से ऐसे बहुत सारे केमिकल्स थे जिन केमिकल्स को यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इस्तेमाल करना बैन कर दिया था। जागरूक जनता, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज यूएसए और यूरोप में हो रही थी, और ये विकसित देश, जागरूकता का स्तर टॉप क्लास लेवल का। अब इंडस्ट्रीज को लगा यार ये केमिकल बेचे कहां, करें कोई ऐसे देशों को ढूंढना पड़ेगा जहां पे कम समझदार लोग हो, उन देशों को बेचा जाए। तो उसके बाद ये यहाँ के यूएसए की और यूरोप की बहुत सारी कंपनीज ने अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में बहुत सारे अपने बाजार ढूंढे, और उन देशों के अंदर अपने इन केमिकल्स को भेजना शुरू कर दिया कि तुम्हारी इंडस्ट्रीज में काम आ जाएंगे, तुम्हारी कृषि में काम आ जाएंगे, रासायनिक उर्वरकों के रूप में। और क्योंकि किसानों को तो पता नहीं, अब किसान को क्या हुआ, देश के अंदर अगर सपोज करो बांग्लादेश के अंदर कोई केमिकल आ गया, बोले तुम्हारी कृषि के लिए ये आपको कीटनाशकों से बचा देगा, लेकिन उस केमिकल का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है इंसान को, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई। तो बहुत सारे जो किसान हैं अपने खेतों में बिना कुछ प्रोटेक्शन के उन केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में केमिकल इस्तेमाल होने लगा। अब ये देखा गया कि 10-20 सालों में काफी सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, लोगों को स्किन डिजीज होना शुरू हो गया, कैंसर होना शुरू हो गया। अफ्रीका के अंदर हजारों लोग कैंसर से, स्किन डिजीज से मरने लगे। बहुत सारी मानसिक आपका तंत्रिका तंत्र पे भी उसके दुष्प्रभाव देखे गए, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, सब देश प्रभावित हुए। तो समझ में आया मामला क्या है। मामला आने के बाद जैसे स्टडीज कंडक्ट होना शुरू की, एनजीओज ने, डॉक्टर्स ने, बहुत सारे ग्रुप्स ने स्टडीज सैंपल लेने शुरू किए। सैंपल लेने के बाद पता चला किसान जिन केमिकल्स को यूज कर रहे हैं अपने खेतों में और इंडस्ट्रीज जिन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है वो बहुत डेंजरस है, और उनके इस्तेमाल से पहले उनकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन इन देशों ने, किन देशों ने, इन विकसित देशों ने और इनकी कंपनियों ने बिना कोई गाइडलाइन बताए, बिना इन देशों को यह बताए कि हम आपके देश में जो भेज रहे हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है, किसानों को, मिट्टी को, लोगों को, पारितंत्र को कितना भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वो नहीं बताया, और चुप चुप के कई दशकों तक अपना वो रसायन बेचते रहे। तो जैसे ही अफ्रीका में काफी सारी मौतें हुई, बांग्लादेश में बहुत सारी मौतें हुई, मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठ गया। बोले काम करो, करे इस तरह के केमिकल्स का ट्रेड करने से पहले अब एक नियम आएगा कि अगर अमेरिका बांग्लादेश को या किसी भी विकासशील देश को ऐसे केमिकल भेजता है, अमेरिका और यूरोप की कंपनी, तो पहले उन देशों को बताना पड़ेगा कि जो हम केमिकल भेज रहे हैं कितना डेंजरस है, ये आपके देश के लोगों के लिए, देश के पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, ये लिख के देंगे और बताएंगे प्रॉपर। उसके बाद अगर हाँ फिर भी सरकार कहती है कि हाँ हमें भेज दो, तब मंगा सकते हो। दैट इज रोटरडेम कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ केमिकल्स। बताओ, बोलिए। ठीक है, तीसरी कहानी समझनी है। तीसरी कहानी समझने के लिए मैं आपको केरल की कहानी सुनाऊंगा, द कासारागोड, द कासरगोड स्टोरी ऑफ केरला। केरल के अंदर बच्चा कासरगोड जिला है, कासरगोड जिला है, इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की कहानी को समझने के लिए। बात है 1970 के आसपास की। केरल आप जानते हो बागानी कृषि के लिए पॉपुलर है, और काजू की खेती काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में काजू, काजू समझते ना, काजू की बागानी कृषि के खेत थे यहाँ पे, बड़ी मात्रा में काजू का उत्पादन हो रहा है। तो वहां पे बोला गया कोई बार बार एक कीट था जो काजू की फसल पे अटैक कर रहा था और बाकी सारी फसलों को खराब कर रहा था। तो बोला गया भैया एक केमिकल है जिसका नाम है एंडोसल्फान। क्या नाम है उसका, एंडोसल्फान। इस नाम से कीटनाशक है, कीटनाशक जो आपकी फसलों को कीटों के अटैक से बचाता है। कहते अगर इस कीटनाशक का छिड़काव कर दोगे तो हमारी फसलें खराब नहीं होगी। तो छिड़काव करने का तरीका भी क्या अपनाया, तरीका ये अपनाया कि भाई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में बैठो और ऊपर से छिड़काव करना शुरू कर दो, ओपन एयर, मतलब बिल्कुल खुला छिड़काव करेंगे हम हेलीकॉप्टर पे ऊपर बैठ बैठ के, खेतों के ऊपर हमने एंडोसल्फान छिड़क दिया। अब वो एंडोसल्फान छिड़क तो दिया, आम लोगों को, किसानों को नहीं पता था एंडोसल्फान क्या है, क्या चीज है। उसके बाद धीरे धीरे वो एंडोसल्फान वहां की मिट्टी में आ गया, वो एंडोसल्फान वहां के एटमॉस्फेयर में आ गया, है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर एंडोसल्फान है और आप कपालभाति कर रहे हो, अनुलोम विलोम, एंडोसल्फान अंदर जा रहा है, वो मिट्टी मिट्टी से पानी और हवा में फैल चुका है एंडोसल्फान। 5, 7, 10 साल के अंदर काफी सारे केसेस आना शुरू हो गया कासरगोड के अंदर। देखा लोगों की स्किन में डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किन डिजीज हो गई। कासरगोड के अंदर जो संतानें पैदा हो रही है वो जन्मजात मानसिक मंदता की शिकार संतानें। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी हाथ पैर तिरछे, है ना, हड्डियां मुड़ी हुई, हाथ ऐसे मुड़े हुए, स्किन पे डिफरेंट 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 टाइप के चकत्ते दिखना शुरू हो गए। बोलने लगे यार हुआ क्या। बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठे किए गए, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कासरगोड का, वहां के पानी का, एयर का, वाटर के सैंपल्स लेने शुरू किए, और उस सैंपल्स को स्टडी करने के बाद डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने बताया हु इज द विलेन, एंडोसल्फान इज द विलेन।
हजारों लोगों की मौत का कारण बना एंडोसल्फान। फिर ग्लोबल लेवल पर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे केसेस आई और ग्लोबल लेवल पे हड़कंप मच गया कि भाई ये कैसा कीटनाशक था, इसको तो बैन किया जाना चाहिए था, ये लोगों के लिए, इकोसिस्टम के लिए कितना डेंजरस है। फिर यूएन के लेवल पे 2011 में एंडोसल्फान को बैन किया गया, और एंडोसल्फान तो सिर्फ एक एग्जांपल था, एक कहानी थी। ऐसे कम से कम 30 से ज्यादा ऐसे रसायन, 30 से ज्यादा कीटनाशक ऐसे हैं जिनका एनवायरमेंट पे इतना खतरनाक इंपैक्ट था। अभी तक हमने 30 से ज्यादा रसायनों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ऐसे रसायनों को बैन किया गया, उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और भविष्य में ऐसे कीटनाशकों का, औद्योगिक रसायनों का और ऐसे कोई और बायो प्रोडक्ट ना बने, उस पर आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। बताइए, बात आई समझ में? बोलो। धीरे धीरे इसको बैन होते होते 2017 लग गया था। बोलो, कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? कार्बनिक प्रदूषकों पर, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है? ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, तो ये कार्बन आधारित रसायन है, आधारित रसायन है, ओके, जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, मृदा, जल, वायु के द्वारा फैल जाते हैं। ये जीवों के वसा उत्तकों में जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर इनका बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, ये मैग्निफिकेशन, जैव संचयन और जैव आवर्धन होता है, होता है। इन्हें तीन कैटेगरी में रखा गया है हमने। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर होते हैं बच्चा कीटनाशक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले रसायन, कुछ औद्योगिक रसायन है जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और तीसरा है उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट आप जिसको बोलते हो, बाय बाय प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। दिस इज, तो ये आई बात समझ में? तो इनिशियली जब ये आई थी साल 2001 में आई थी, 2004 से लागू हुई है ना, 2001 में आई और 2004 से लागू। तो जब शुरुआत में आई थी, शुरुआत में केवल 12 को आइडेंटिफाई किया था, शुरुआत में 2004 में जब आई, शुरुआत में 12 पीओपीज को पहचाना गया। इन 12 पीओपीज को हम बोलते थे डर्टी डजन्स। क्या नाम था इनका? एक दर्जन थे ना, तो डर्टी डजन के नाम से था। वर्तमान में 30 से ज्यादा, वर्तमान में 30+ पीओपीज है बच्चा, जिसमें मैंने आपको एंडोसल्फान बताया, खेतों के अंदर डीडीटी का छिड़काव करते हैं, एल्ड्रिन का छिड़काव करते हैं, बहुत सारा, पूरी लिस्ट दी है मैंने यहाँ पे, है ना, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है उन केमिकल्स की मैंने, पूरा जो डिटेल्ड नोट्स है ना बच्चा, इसमें पूरा लिस्ट है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, जो शुरुआत में 12 थे, कौन कौन से थे? एल्ड्रिन, क्लोड्रिन, डीडीटी, डाई एल्ड्रिन, एंड्रिन, हेक्टाफ्लोर, औद्योगिक हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये आइडेंटिफाई किए गए थे। काफी डिफिकल्ट नेम है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा आपको बस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीओपीज होते हैं वो किस कैटेगरी में होते हैं, या तो वो कीटनाशक होते हैं, या वो औद्योगिक रसायन होते हैं, या वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी याद आपको। हाँ, धीरे धीरे फिर बाद में बढ़ा दिया हमने और संख्या बढ़ती चली गई, फिर हमने 2009 में 9 और जोड़ दिए। ठीक है, इसके अंदर भी हमने फिर 3 सूची बना रखी है, एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी, फिर कुछ और जोड़ दिया हमने बाद में इसके अंदर। ठीक है, एंडोसल्फान वाली पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, द केरला स्टोरी के नाम से। देखो बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चा हाथ हाथ पैर देखो तिरछे हो गए, खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, पूरे एक पूरी नस्ल खराब कर दी आपने, फैमिलीज को कितना पीछे लेके चले गए। ठीक है, एंडोसल्फान के बारे में फिर मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पे इन दिनों ये 2000 सितंबर की बात है, हिंदू की खबर है, एक और ऐसा हमने कीटनाशक आइडेंटिफाई किया बच्चा, इसका नाम है क्लोरपाइरिफोस। क्लोरपाइरिफोस, और मुझे याद है बच्चा, जब मैं साल 2022 में टॉपिक पढ़ा रहा था क्लोरपाइरिफोस के बारे में, इसको भी एक और कीटनाशक के रूप में हम शामिल करने वाले हैं पीओपीज में। तो यू वॉन्ट बिलीव, मेरी क्लास में एक बच्चा था, खेती करता था, उसके घर में खेती हो रही थी, तो काफी देख रहा था, तो जैसे ही मैंने ये बोला क्लोरपाइरिफोस, तो उसने मुझे इमीडिएटली क्लास में एक मैसेज किया, एक इमेज भेजी, तो उसने क्लोरपाइरिफोस की डिब्बी मुझे भेजी। मैंने कहा क्या है, मैंने ध्यान से देखा, उसको जूम करके, लाइव क्लास थी तो ऑनलाइन क्लास ही ले रहा था, मैंने कहा क्लोरपाइरिफोस, कह रहे सर ये जो आप एमपी वाला मटर खाते हो ना, मटर मटर, अरे सर्दियों में मटर नहीं खाते, पीज जिसको आप बोलते हो, पीज,
कह रहे सर हमारे खेतों में हम यही डालते हैं। मैंने कहा क्या हम जहर खा रहे हैं? जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ तो काफी पॉपुलर है यार, यार एमपी वाली मटर कब आएगी? कह रहे सर हमारे यहाँ तो लगभग सारे किसान क्लोरपाइरीफॉस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हिंदी में प्रोवाइड कीजिए ये सब। तो ये क्या मैंने यहाँ जापानी भाषा लिखी है? क्या लिखा है मैंने? क्या है ये? क्या है ये? जापानी लिखी है, अरेबिक में लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा में लिखा है भाई? ये मतलब बोलने से पहले तो सोचते ही नहीं हो। अब हेक्सा ब्रोम, ये जो लिंडेन है इसको मैं हिंदी में क्या लिख दूं? केमिकल का नाम ही लिंडेन है, इसको मैं हिंदी में क्या लिखूं बता बच्चा? हेक्साक्लोरोक्लीहेक्सेन, इसको क्या लिखूं मैं हिंदी में? यही लिखा जाएगा। बताओ, सारा हिंदी में मिल रहा है, बस कमेंट बाजी करनी है कमेंट बॉक्स में जाके, और कुछ नहीं। सब कुछ हिंदी में मिल रहा है, ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं। चलो, तो वर्तमान में 30 से ज्यादा बच्चा हमारे पास 30 से ज्यादा पीओपीज है। बताइए समझ में आया नहीं आया? सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट मत करो बच्चा, है ना? दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू। हम जो सोचते हैं वो हमारी मानसिकता बन जाती है। ये हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम का कुछ ज्यादा ही खेल खेल दिया आपने। अब आर्टिकल के बारे में बता रहा था तो क्या मैंने दिखा दिया? हिंदू की कटिंग दिखा दी आपको? वो तो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, मैंने दिखा दी आपको, इसमें क्यों परेशान हो गए? ठीक है, अब समझ में आया पीओपीएस की पूरी कहानी। तो भारत इसका सदस्य है, इंडिया ने 2006 के अंदर इसको, भारत 2006 में शामिल हो गया इसमें, शामिल हो गया इसमें। तो ये पीओपीएस की कहानी थी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? उस इमेज को देख के इतनी काहे ऐसे हैस हो जाते हो? एक फोटो अंग्रेजी की देख ली, ये कुछ हिंदी और इंग्लिश वाला, सच में बताऊं आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही घर कर लिया। ये जब से ऑनलाइन सोशल मीडिया काफी स्ट्रांग हुई ना, तब से ये हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाला कुछ ज्यादा ही मतलब हाइप हो गया है सच में। हमने भी यार किया है, हमने भी इतने अटेम्प्ट लिखे, कभी हमारे मन में हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाला, तो ये पिछले 6-7 सालों में जब से सोशल मीडिया ज्यादा चली है ना बच्चा, तो ऐसे लग गया जैसे सिर्फ व्यूज लाने के लिए और ऐसे करने के लिए। वो प्रॉब्लम पहले भी वैसी थी, वो प्रॉब्लम आज भी वैसे है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में पिछले 2-3 साल की कहानी है, ये तो शुरू से ही ऐसा था। जब से नया पैटर्न आया 2011 से, तभी से ऐसा चल रहा है। अभी लेकिन 4-5 सालों में जैसे ओवर हाइप किया जा रहा है, मानसिकता नहीं डाल दिया जा रहा है हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम, यार नहीं पढ़ लो कोई सही माध्यम हो। अब यूपीएससी तो भैया जो ज्यादा अच्छा डिजर्विंग होगा, भाई वो तो क्या है, कॉम्पिटिशन है, जौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेलेगी वही वर्ल्ड कप उठा के लेके जाएगा। जौन सा बच्चा जितना अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होगा उतना ही अच्छा। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। क्यों अपने दिमाग में मानसिकता डाल रहे हो हिंदी अंग्रेजी? मतलब लड़ने से पहले आप सोच चुके कि सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है। कौन सा फिर युद्ध लड़ोगे आप बताओ? अभी आपको सामने पता है सामने वाला आपसे 4 गुना ताकतवर है, तो आप तो उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे आप उसका। अब ये सोचो जैसा भी है मैं लड़ूंगा, बात खत्म। इतना मत फैलाओ भैया इस समस्या को, इतनी है नहीं। क्वालिटी का मामला है, क्वालिटी पढ़ो। सेकंड आगे बच्चा, बेसल आ गया। सीमा पार खतरनाक अपशिष्टों के, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही पर बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ये है बच्चा कहानी। याद है अमेरिका की खियानसी वाली जो घटना मैंने आपको बताई थी? ठीक है, खियानसी वाली घटना याद है क्या बच्चा? वो जहाज जो घूम रहा था, खियानसी वाली शिप, इसको याद करने के लिए कैसे याद रखना बच्चा? वो 1986 से 1988 के बीच में जो अमेरिका का खियान सी शिप था, जो वो जो घूम रहा था 14,000 टन कचरा लेके, 14,000 टन विषाक्त कचरा लेके, उसके बाद आया था बच्चा। तो जैसे ही वो आया फिर यूएन के लेवल पे मुद्दा उठ गया, तो 1989 में फिर आई हमारी बेसल कन्वेंशन। ठीक है, ये वो वाली घटना थी। बताओ, तो इसके अंदर बच्चा 2 एनेक्स है, मतलब इसके अंदर 2 सूची, मतलब वेस्ट की 2 सूची बना रखी है इस बेसल कन्वेंशन के अंदर। अपशिष्ट, अपशिष्ट की क्या है बच्चा? दो है, 2 कैटेगरी बना रखी है। एक है एनेक्स 1, एनेक्स 1 कैटेगरी का। एनेक्स का मतलब क्या होता है? लिस्ट बना रखी है कि भैया कौन सी लिस्ट है। एक लिस्ट एनेक्स 1 की है, एक लिस्ट एनेक्स 2 है। तो एनेक्स 1 वेस्ट, एनेक्स 2 वेस्ट, इसको तो हमने बोला खतरनाक कचरा डाला गया है इसमें, खतरनाक कचरा। और इसके अंदर डाला गया हमने अन्य कचरा, अन्य कचरा है और खतरनाक कचरा है। तो 2 इसके अंदर हमने लिस्ट बना रखी है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स जैसे हमने क्या हुए, क्या क्या इसके अंदर आ सकता है? बायोमेडिकल वेस्ट है बच्चा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट हो गया। भाई अमेरिका के अंदर बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट है। अरे हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं जाते? हॉस्पिटल के अंदर देखो बच्चा कितना वेस्ट निकलता है, कितना। कभी हॉस्पिटल गए होंगे, देखा होगा हॉस्पिटल का वेस्ट, लोगों का बहुत सारी बैंडेजेस है, बहुत सारी सिरिंज है, ब्लड बैग्स है, और बहुत सारा इक्विपमेंट्स है जो पुराना पड़ गया। ठीक है, आपका यूज्ड ऑयल है, प्रयुक्त तेल है, लेड की बैटरी है,
लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी अमेरिका के अंदर अगर बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है तो बाहर भेजेगा वो कहीं उसको, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के रसायन है, औद्योगिक अपशिष्ट है, उन सबको शामिल किया, आदि आदि एटसेट्रा, इनको शामिल किया गया है। बोलिए। तो बेशल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो अब सुन लो, जैसे क्या इंडिया में वेस्ट आता है, यस इंडिया में बहुत सारा वेस्ट आता है, अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया में, यूएस से और यूरोप से बहुत सारा वेस्ट आता है, इंपोर्ट करता है बच्चा इंडिया, वेस्ट आता है। इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट कर रहा है, वेस्ट को इंपोर्ट करता है, आयात करते हैं हम। लेकिन अब सरकारों को पता है कि वो क्या आयात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मतलब सरकारें एक दूसरे को जानती है। अमेरिका वाला अपना वेस्ट भेजने से पहले इंडिया को बता दे रहा है, भाई मेरा ये वेस्ट है, ले लो। गुजरात में बहुत सारा वेस्ट आता है बच्चा, अलंग का नाम सुना होगा आपने, अलंग, गुजरात के अंदर अलंग है बच्चा, मतलब इंडिया की एक बहुत बड़ी साइट है जहां पे हम विदेशों से कचरा मंगा के अपने देश के अंदर डंप कर रहे हैं, पैसा मिलता है हमें, पैसा मिलता है। अमेरिका बोलेगा कि भैया ये तुम ले लो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, हाँ तो हम लेते हैं, पैसा देते हैं वो अपने देश का कचरा हमारे देश में भेजने के लिए, हमारी सरकार पैसा लेती है, भाई ठीक है लाओ, हम अपने उसमें डालेंगे इसको। यस, गरीब देश है बच्चा, क्या नहीं करेगा। एवरी ईयर हम बहुत हजारों टन, हाँ इंडिया रोक लगा सकता है, लेकिन पैसा आना बंद हो जाएगा ना, पैसा आना बंद हो जाएगा। पैसा पैसा, तू पैसा पैसा करता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इस कचरे का, हमने कचरे को या तो रिसाइकल कर देते हैं या कचरे को जैसे भी है हम बोलते हैं कि हम उसको देख लेंगे, तुम डाल के चले जाओ कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे पुराने शिप्स है, दुनिया के बहुत सारे पुराने शिप्स आते हैं अलंग में, जैसे यूरोप का कोई जहाज है, खराब हो गया, पुराना है, अपने देश में डाल नहीं सकते, तो उसको इंडिया में ला देंगे, अलंग में डाल दिया, अब उस जहाज को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसमें जो इस्तेमाल हो जाएगा ले लेंगे। फिर जहाज के अंदर बहुत सारे बेडशीट्स होंगी, है ना, जहाज के अंदर बहुत सारे चद्दरे तकिए के कवर होंगे, कुछ उसमें से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, उसको फिर क्या कर देते हैं, रिफर्बिश कर देंगे, उन चद्दरों की सेल लगा देंगे जिन पे, समझ रहे ना, फिर बेच देते सस्ते प्रोडक्ट के रूप में, है ना, ये बेडशीट मिल रही है ना, 1,000 रुपये वाली बेडशीट 50 रुपये में मिल रही है, कस्टम का क्लियरेंस का माल है, ले लो, फिर हम उसको खरीदते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन खप जाता है बच्चा, सब खप जाता है देश के अंदर। दिस इज अबाउट हैजार्डस वेस्ट। फिर आ गया हमारा बच्चा अमेरिका, यूरोप रिसाइकल नहीं कर रही बच्चा, उन देशों में रिसाइकल करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पहली बात तो समझ गए ना, लागत बहुत ज्यादा है वहां पे, और वहां पे वेस्ट जनरेशन को मिनिमम, बड़े लोग हैं, अमीर मुल्क है बच्चा, ओके। तो इंडिया का, तो इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट जब आएगा ना, वेस्ट वाला प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, इंडिया में खुद का जितना वेस्ट प्रोडक्शन होता है बच्चा, 60 से 70% हम भारत के खुद के कचरे को प्रबंध करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। ये सब लोग, इसको कौन यूज कर रहा है, आप और हम ही यूज कर रहे हैं, यस वो सेल में आ रहा है, कुछ कहीं से आ रहा है, रिसाइकिल होकर रिफर्बिश होकर आप और हम ही यूज कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अंबानी यूज कर रहा होगा उसको, आम आदमी उसको पता ही नहीं है वो यूज कर रहा है, ठीक है। खतरनाक रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोटरडेम कन्वेंशन। तो यहां खतरनाक रसायन से क्या मतलब है, खतरनाक रसायन को उन्होंने डिफाइन किया है, खतरनाक रसायन, इसके अंदर उन्होंने कीटनाशकों को शामिल किया है और औद्योगिक रसायन। याद है ना कि अफ्रीका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, लोग मर रहे थे, कब लागू हुआ ये, फरवरी 2024। उन देशों को पता ही नहीं था कि यूरोप से और अमेरिका से कौन सा केमिकल हमारे देश में आ रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा था उसके, उन कचरे के इस्तेमाल की गाइडलाइन, उन केमिकल्स के इस्तेमाल की गाइडलाइन नहीं बताई गई थी हमें। तो ये खतरनाक रसायन, जिसमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायन है, इसके अंदर बच्चा 4 एनेक्सर है, 4 कैटेगरी बना रखी है बच्चा, इसमें रसायनों की 4 एनेक्स है बच्चा, 4 सूचियां बनाई गई है, ठीक है, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 और एनेक्स 4, 4 कैटेगरी के रसायन है बच्चा। तो ये जो कैटेगरी 3 वाला रसायन है ना, ये इसको सबसे खतरनाक बताया गया, सबसे खतरनाक है ये। अगर ये आपके इकोसिस्टम में आ जाता है, ये आपके फूड चेन में आ जाता है, तो भयंकर नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए पहले वाले, भैया लिस्ट बना रखी है, एक रजिस्टर मान लो, एक रजिस्टर के अंदर रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, ऐसे समझ लो, समझने के लिए कह रहे इससे इससे और इससे इतना ज्यादा डेंजर नहीं है, खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर केमिकल्स बन रहे हैं, जिन केमिकल्स को एनेक्स 3 के अंदर शामिल किया जा रहा है, अगर वो किसी भी देश में चले जाए और उस देश को, जिस देश में उनको बेचा जा रहा है, भाई सपोज करो इंडिया खरीद रहा है अमेरिका से ये वाला रसायन, और हमें नहीं पता इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये हमारे पारितंत्र को भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने बोला, तो क्या इसका ट्रेड बंद कर दे, कह रहे नहीं, ट्रेड बंद नहीं करना, वैसे तो बैन कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि इनके भेजने से पहले अगर अमेरिका, अगर यूएसए इसको बांग्लादेश में भेजता है ना, इंडिया का नाम नहीं लूंगा बच्चा, है ना, फिर बुरा लगता है अपने को, देखो सच में इंडिया का नाम लेने का मतलब फिर आपको और बुरा लगेगा कि सर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हाँ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं बांग्लादेश का नाम ले रहा हूँ, आपको लगे चलो पड़ोसी के घर हो रहा है, हमारे घर क्या दिक्कत, वो हमारे घर में भी रहा है, लेकिन हम बताऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है।
तो इसने बोला अगर यूएसए बांग्लादेश को ये क्या कर रहा है, इसका ट्रेड कर रहा है, तो यूएसए को क्या बताना पड़ेगा, यूएसए को बांग्लादेश की सरकार को अपने उस केमिकल को भेजने से पहले एक पूर्व सहमति प्रक्रिया है, पीआईसी बोलते हैं, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। इसका इसका पालन करना होगा, मतलब अमेरिका को क्या करना है, अमेरिका को सिर्फ बताना है कि हम क्या भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं। उसके बाद अगर बांग्लादेश ने बोला, बांग्लादेश अगर बोलता है ओके, है ना, ओके भेज दो, बस, तो वो क्या आ जाएगा, अमेरिका से वो कहां जाएगा, बांग्लादेश में आ जाएगा। बस एक प्रक्रिया बना दी गई, सिर्फ एक प्रक्रिया कि भेज दे, हम ये भेज रहे हैं, देख ले बांग्लादेश वाले। उसने बोला कोई बात नहीं, कितना टके का मुनाफा ये बताओ। आप अगर अपने देश में इस केमिकल को भिजवाते हो तो देश के अंदर अगर ये 100 करोड़ रुपए का खपत होता है तो 15 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। मरेगा कौन, आम आदमी मरे, मरने दो, कहाँ दिक्कत है। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे तो सल्टे, और फिर सरकार योजना किसके लिए चलाएगी, बोलेंगे हाँ तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, फिर योजना भी चलाएंगे उनके नाम से, उनको ये लगेगा हमारा मसीहा सरकार। तो 2005 से भारत भी इसका सदस्य है, इंडिया ने 2005 में मान ली थी बच्चे से। बोलो, समझ में आ रहा है मामला पूरा अच्छे से, कोई तकलीफ किसी को। इसलिए देश के, तभी बोला जाता है अगर डेमोक्रेसी समझो, पता है काफी फेमस स्टेटमेंट है उस स्कॉलर का, कि डेमोक्रेसी का मॉडल किसी भी देश में तभी ज्यादा अच्छे से काम करेगा अगर उस देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कह रहे अदरवाइज वो है तो डेमोक्रेसी, 5 साल में एक बार आपको बटन दबाने का मौका तो मिल रहा है और आपको लग रहा है सरकार हम चुन रहे हैं, लेकिन वो सरकार क्या क्या कर रही है, उस देश में क्या क्या हो रहा है, जब तक उस देश के लोग अच्छी तरीके से पढ़े लिखे नहीं होंगे, उस देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक डेमोक्रेसी का मॉडल उनके देश में अच्छी तरह से काम करेगा ही नहीं। डेमोक्रेसी मोनार्की की तरह काम करेगी, एक बार जो उस पद पे बैठ गया, एक बार जो उस कुर्सी पे बैठ गया, उसको लगेगा आने वाले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पद मेरा है। सच्चा लोकतंत्र, पढ़े लिखे देश और उसके नागरिक अगर वास्तव में जागरूक है, तभी वो लोकतंत्र का असली बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज बताओ, क्लोरपाइरीफोस आप और मैं सब खा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं कि ये सेहत के लिए और पारितंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सब्जियों पे छिड़का जा रहा है, उन सब्जियों को हम खा रहे हैं। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन आपके अंदर भी हो रहा है और मेरे अंदर भी हो रहा है, तो क्या करें, मुल्क को छोड़ के चले जाए, ऑप्शन क्या है, बोलो क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या छोड़ोगे, सारी फसलों में तो गिर ही रहा है। ठीक है, बाल झड़ना, गंजे होना, 50 तरह की बीमारियां होना, सब, कुछ इलाज नहीं है, आए हो जी के चले जाओ बस। ठीक है, ये हालत बनी हुई है अभी हम सबकी, मतलब नॉट यू, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी। और आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे अगर कल जाके आप भी करप्शन के उस पर आ गए तो फिर इस देश का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चा, नेक्स्ट आया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, अंतरराष्ट्रीय वेलिंग आयोग। देखो आपको फूड चेन वाला कंसेप्ट पता है ना बच्चा, ट्रॉफिक लेवल वाला, समुद्री परितंत्र में ट्रॉफिक लेवल पता है ना, सबसे ऊपर क्या थे, टॉप कंज्यूमर्स, यहाँ पे कौन थी, यहाँ तो उत्पादक है जलीय परितंत्र के अंदर, और यहाँ पे क्या था बच्चा, वेल थी, शार्क थी, ऐसे ट्रॉफिक लेवल, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल था उसमें वेल और शार्क थी बच्चा। तो इंटरनेशनल जो वेलिंग कमीशन है 1946 में आया था बच्चा, ये दिसंबर 1946। उद्देश्य क्या था इसका, जो वेल मछली है समुद्री परितंत्र के अंदर, जो वेल है, वेल मछलियों का संरक्षण एवं प्रबंधन। अजी सर जी इस वेल मछली को किससे दिक्कत हो गई, इस वेल मछली को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अंतर सरकारी संस्था है बच्चा, अंतर सरकारी संस्था, भारत भी सदस्य है इसका, है ना, भारत भी सदस्य है। ये वेल मछलियों के प्रबंधन और संरक्षण को लेके है। ऐसा क्या हो गया था, कह रहे 1970 से 80s का जो डिकेड था, 1970 से 1980 का जो दशक था बच्चा, इस दशक के अंदर दुनिया भर में वेल का पॉपुलेशन काफी तेजी से कम हुआ, वेल मछलियों को पकड़ा गया, उनका शिकार किया गया, मारा गया, क्योंकि बहुत सारे तटीय देशों के लिए वेल काफी जरूरी थी, और वेल का कमर्शियल ट्रेड हुआ। देखो होता क्या है बच्चा, जब तक पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो अगर जापान वाले वेल को खा रहे हैं तो सिर्फ जापान वाले ही खा रहे हैं, अब इंडिया वाला तो वेल को कैसे खाएगा, वेल मछली के मीट को कैसे खाएगा, है ना, वेल मछली का मीट इंडिया वाले तक कैसे आएगा, पता ही नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड हो नहीं रहा। लेकिन अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए वेल मछली है ना, शानदार मछली है, स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन प्रोटीन है, ये है फलाना, 50 बीमारियों का इलाज हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में वेल की डिमांड बढ़ेगी, तो वेल मछलियों को पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा। तो 1970 से 80 के दशक में दुनिया भर में हमने देखा वेल मछलियों को काफी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया, मारा गया, और उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो गई। तब बोला गया भैया इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के टॉप कंज्यूमर्स है, जैसे आपके स्थलीय परितंत्र में सबसे ऊपर शेर टाइगर होता है ना, वैसे ही जलीय परितंत्र के अंदर वेल मछली, अगर वेल मछलियां समाप्त हो गई तो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, बैलेंस कैसे स्थापित होगा।
तब ये बोला गया भाई अब हमें कुछ देखना पड़ेगा, हम जो कमर्शियल वेलिंग है, जो वाणिज्यिक वेलिंग है, उसको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आइए बात समझ में। तो हुआ क्या ऐसे में, जापान को बोला भैया आ जाओ। जापान बोला भाई मैं तो नहीं आऊंगा। जापान पहले शामिल फिर बाद में निकल गया, पहले शामिल फिर निकल गया। अब उसने बोला, जापान वाला कह रहा भाई सुन लो, मेरा तो देश ही छोटा सा है, जमीन हमारे पास है नहीं, और हमारे फूड में तो हजारों साल से वेल थी, इतनी हमारी पॉपुलेशन भी नहीं है, हमारे लोगों की आजीविका वेल से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे खान पान का हिस्सा है। तो जापान इस बात को कहकर उस इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से निकल गया बाहर। ठीक है, तो बाहर निकल गया, तर्क क्या दिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा, हमारे भोजन का हिस्सा कौन, वेल, और हमारे लोगों की आजीविका का हिस्सा। मैं वेल मछली को निकाल दूंगा तो हमारे लोगन का होगा भैया। इस पे आया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। बोलो। वेलिंग कमीशन हो गया, फिर आया यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी रह गया भैया, है ना, उसको कल कराऊंगा बच्चा, आज का टाइम तो हो गया समाप्त। आज के टॉपिक में एक टॉपिक बच गया, ये वाला टॉपिक बच गया। एक्चुअल में मैं भूल गया, वो यूएनएफसीसीसी तो हमने कर लिया था, यूएनसीबीडी भी कर लिया था, ये रह गया था मरुस्थलीकरण को अर्थ समिट में 3 निकल के आए थे ना, यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी और ये यूएनसीसीडी, ये रह गया था, मुझे कल अचानक से याद आया, तब इसको मैं कल करा दूंगा। बाकी ये सब हो गया, एसिड रेन हो गया, स्टॉकहोम हो गया, बेसल हो गया, रोटरडाम हो गया, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है, ये रह गया हमारा, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप आपको आनंद आया होगा, और इस आनंद को ऐसे ही उठाते रहिए, पढ़ते रहिए, करंट अफेयर के बारे में जो मैंने आपको बोला है उसको रेगुलर रखना बच्चा। चलो, कल मिलेंगे फिर एक और शानदार जानदार सेशन के साथ। बाय, टेक केयर।